जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडीज पॉइंट पर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज क्या करने जा रहे हैं हम? आज क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है आपका इंडियन इकोनॉमी। क्या है आपका? इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वाला का फर्स्ट चैप्टर मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एमसीक्यू का। तो देखते हैं आज कितने बच्चों ने किस तरीके से तैयारी की थी भारतीय अर्थव्यवस्था की। आज पता चली जाएगा। अगर आपने पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी सवाल अब आपके सामने आने वाले उन सभी सवालों का जवाब आपके पास होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको ये पता चल गया कि आपको पढ़ने की जरूरत है। सो मजाक में मत लेना, क्योंकि क्लास 12th है ये, और क्लास 12th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर योर करियर, आपकी लाइफ के लिए। तो मजाक में बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विकास स्टडी पॉइंट पर। आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला सवाल ये रहा। पूछ रहा है आपसे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय समाज में लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाया जाता था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जेंडर बायस इन सोसाइटी वाज रिफ्लेक्टेड इन। तो आपके ऑप्शन है मृत्यु दर से, बी जन्म दर से, सी जीवन प्रत्याशा दर से, या फिर डी साक्षरता दर से। और आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का वक्त है, कि वही ध्यान रखिएगा। मैं 1-2 सेकंड ज्यादा भी देता हूं, बट फिर भी ठीक है। टाइम आपका आप हो चुका है। तो स्वतंत्रता जब हमारी मिली थी भारत को, तो समाज में लिंग पूर्वाग्रह के बारे में बात करें। लिंग पूर्व का मतलब हो गया जो लिंग भेद चल रहा था उस समय, पुरुष स्त्री का। आपको पता है पुरुष को हमेशा प्रधानता मानी गई कि पुरुष सारे कार्य करने में सक्षम है, और महिलाओं को हमेशा पीछे रखा गया। तो वहां पे लिंग पूर्वाग्रह किस आधार पर डिसाइड किया गया था समाज में? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, साक्षरता दर से, यानी कि बाय लिटरेसी रेट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत का कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? विच इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज मोस्ट अफेक्टेड अंडर द कॉलोनियल रूल? और आपके ऑप्शन है ए कागज उद्योग पेपर इंडस्ट्री, बी दूरसंचार उद्योग टेलीकॉम इंडस्ट्री, सी हस्तशिल्प उद्योग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, या फिर डी लो उद्योग आर इंडस्ट्री। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम तब। तो इसका सही जवाब क्या है? ये बोल रहा है जब अंग्रेजों का शासन भारत पे था, तो इनमें से कौन सा उद्योग जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा अपने विश्व शासन के दौरान, जो हस्तशिल्प था, यहाँ के लोग हैंडीक्राफ्ट चीजों के बारे में, मतलब हाथों से बनी चीजों का ज्यादा उद्योग चलता था। यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बड़े स्तर पर थी, परंतु इनके आने से धीरे धीरे समाप्ति की ओर, पतन की ओर बढ़ती चलेगी। तो इस सवाल का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, हस्तशिल्प उद्योग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये पूछ रहा है आपसे, किस प्रकार की खेती परिवार की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है? और आपके ऑप्शन है विच टाइप, इंग्लिश में बता देता हूं पहले मैं आपको, विच टाइप ऑफ फार्मिंग फोकसेस ऑन द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली? आपके ऑप्शन है गतिहीन खेती, बी निर्वाह खेती, सी नील की खेती, या फिर डी बागवानी। अब चलिए इसका जल्दी से जवाब दीजिए मुझे आप। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से जवाब दीजिए बच्चों, समय निकलता जा रहा है। ठीक है, तो उसका सही जवाब किसने दिया? चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चीज आपको बताते हैं। ये पूछ रहा है किस प्रकार की खेती परिवार की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है? तो जाहिर सी बात है ना, उस समय के जो लोग थे वो अपने जीवन यापन के लिए कृषि करते थे, बेचने के पर्पज से नहीं करते थे। तो उसे हम कहते हैं निर्वाह खेती, यानी कि सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्वाह खेती। चलते हैं अगले प्रश्न पर। औपनिवेशिक काल में जोतों का प्रकार था। द टाइप ऑफ जोतो इन द कॉलोनियल पीरियड वॉज, ऑप्शन ए बड़ी यानी कि बिग, बी छोटी स्मॉल, सी खंडित फ्रेगमेंटेड, या फिर डी बी तथा सी दोनों। और आपका समय शुरू होता है अब। पढ़िए समझिए, जवाब मुश्किल नहीं है, आसान है।
और पूछ क्या रहा था ये आपसे, समय आपका समाप्त हो चुका है। औपनिवेशिक काल में मतलब वही जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय के दौरान की बात कर रहा है। जो ज्योति थी यानी जमीनों की बात कर रहा है, तो उस समय जो जमीनें हुआ करती थी ना, छोटी हुआ करती थी और खंडित हुआ करती थी। मतलब वो छोटी भी थी और खंडित भी थी। तो इस हिसाब से इस प्रश्न चौथे का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी तथा सी दोनों। ठीक है, चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। जनसंख्या का वह अनुपात जो स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र में कार्यरत था। द proportion of the population that was employed in the agricultural sector at the time of independence. And your option are about 59%, option B about 70%, option C about 65%, या फिर option D none of these. And your time start now. ठीक है, समय आपका समाप्त होता हुआ। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, लगभग 70%, अबाउट 70%। तो जनसंख्या का ये वो हिस्सा था जो सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में कार्यरत था। मान लिया जाए कि उस समय भारत में 100 लोग रहते थे, तो 100 में से लगभग 70 लोग कृषि का काम करते थे और बाकी बचे 30 लोग अन्य कार्य करते थे। ठीक है, इसीलिए उस समय के दौरान में भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता था। ठीक है, इवन अभी भी कहा जाता है, लेकिन अब ये संख्या जो 70 थी वो घटती चली गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने क्या विकसित किया? व्हाट डिड द ब्रिटिश डेवलप इन ऑर्डर टू प्रमोट ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया? और आपके ऑप्शन है ए दूरसंचार, बी रेलवे, सी मेट्रो, या फिर डी जहाज। और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, समय आपका समाप्त होता हुआ। इसका सही जवाब है आपका रेलवे। याद करो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच सबसे पहली रेलवे चली थी भारत के अंदर। तो इसने पूछा क्या है, ब्रिटिश वस्तुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो भी कहाँ, भारत के अंदर। भारत से बाहर की बात नहीं कर रहा, भारत के अंदर बढ़ावा देने की बात कर रहा है। तो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए, क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था, मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न। मलमल एक प्रकार का सूती कपड़ा है जिसकी उत्पत्ति हुई थी। मसलिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन फैब्रिक दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, एंड योर ऑप्शन आर ए गुजरात, बी बंगाल, सी असम, या फिर डी ओडिशा। और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, समय आपका समाप्त होता हुआ। तो जो मलमल है ना आपका, वो उस समय बंगाल में पाया जाता था, बंगाल में इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था थी, इसका जवाब तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता होगा, क्योंकि इतना तो आपने पढ़ ही रखा है कि जब अंग्रेज थे भारत में, तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की रही थी। द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डे वॉज, आपके ऑप्शन ए सामंती अर्थव्यवस्था, फ्यूडल इकोनॉमी, बी अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, सी गतिशील अर्थव्यवस्था, डायनेमिक इकोनॉमी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। समय शुरू होता है आपका अब। मैं आपको पढ़ के इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ने का वक्त आपको कई बार नहीं मिल पाता जितना मैं आपको सेकंड देता हूँ। तो पढ़ने से मेरे फायदा ये हो जाएगा कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, समय आपका समाप्त होता होगा। इसका सही जवाब है आपका अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारे भारत की थी, गतिहीन गतिहीन थी, अर्ध सामंती थी, अल्प विकसित थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आधारिक संरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासीय सुविधाओं को शामिल किया जाता है। एजुकेशन, हेल्थ एंड रेजिडेंशियल फैसिलिटी आर इंक्लूडेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्थिक इकोनॉमिक, बी सामाजिक सोशलिस्ट, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। समय शुरू होता है आपका अब। बेसिकली पूछना क्या जा रहा है, इनमें से किन चीजों के अंदर ये आधारिक संरचना को शामिल किया जाता है, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। ठीक है, समय आपका समाप्त होता हुआ।
तो इसका सही जवाब है आपका सामाजिक यानी कि सोशलिस्ट, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवासीय सुविधाओं को सामाजिक मूलभूत आवश्यकता के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10वें पर। ये पूछ रहा आपसे, जननांगीय परिवर्तन के इतिहास में महाविभाजन वर्ष माना जाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक चेंज द ईयर ऑफ ग्रेट पार्शियन इज कंसिडर्ड। आपके ऑप्शन है ए 1920, बी 1921, सी 1930 या फिर डी ऑप्शन 1931। और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, समय आपका समाप्त तो हुआ। इसका सही जवाब है आपका 1921। उस समय भारत के इतिहास में महाविभाजन वर्ष माना जाता है जननांग के परिवर्तन के लिए। ठीक है, 11वां प्रश्न क्या है आपका, स्वतंत्रता के समय इनमें से किन क्षेत्रों का विकास अपने शैशव काल में था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस विच ऑफ दीज एरियाज डेवलपमेंट वर इन देयर इन्फेंसी। आपके ऑप्शन है ए प्राथमिक प्राइमरी, बी द्वितीयक सेकेंडरी, सी तृतीयक टेरिटरी या फिर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। समय शुरू होता है आपका। ठीक है, समय आपका समाप्त होता हुआ। ये केवल ये जानना चाह रहा था कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इनमें से वो कौन सा क्षेत्र था जो शैशव काल में था। शैशव का मतलब हो गया जो अभी शुरू ही हुआ था, ज्यादा विकसित फैला नहीं था, जो बहुत छोटे स्तर पर शुरू हुआ था, अब इसका विकसित होना बाकी था। तो प्राथमिक तो अपने बड़े लेवल पर था क्योंकि कृषि सबसे बड़ी चीज थी जो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। द्वितीयक जो वस्तुओं को वाणिज्य करने का कार्य था, निर्माण करने का काम आता था, और सेवाएं आ जाती थी तृतीयक में। तो सेवाएं अभी शुरू ही हुई थी, यानी कि तृतीयक इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12वें पर। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। इसका जवाब मेरे ख्याल से सभी बच्चों का आता होगा। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। आपके ऑप्शन है 1791, बी 1871, सी 1881 या फिर डी 1891। समय शुरू होता है आपका अब। ठीक है, समय आपका समाप्त तो हुआ। इसका सही जवाब है आपका सन 1881 यानी 1881 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, बंगाल का अकाल जिसमें लाखों लोग मरे थे। बंगाल famine in which millions of people died, and your option are 1969 to 1970, option B 1972 to 1974, option C 1975 to 1976 या फिर ऑप्शन डी 1979 टू 1980। समय शुरू होता है आपका अब। इसकी खास बात मैं आपको अगर बताऊं तो खास बात नहीं कहा जा सकता, लेकिन 1969 के बीच में लगभग जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। और भारत में अकाल लगभग 1760 के दशक से ही चलता आ रहा है और हमेशा ऐसा रहा है, लेकिन इस बंगाल में जो पड़ा था वो बहुत भयानक था। समय आपका समाप्त हो चुका है। तो इसका सही जवाब है आपका 1969 से 1970 के बीच में बंगाल में जब अकाल पड़ा था 8.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी इसमें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से नगद फसल कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप, एंड योर ऑप्शन आर धान, राइस, बी गेहूं, व्हीट, सी कपास, कॉटन या फिर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। समय शुरू होता है आपका अब। बहुत सिंपल है, सहज है, सरल है, क्योंकि इतना मुश्किल है ही नहीं और आप आसानी से जवाब दे दोगे बच्चों। और मुझे यकीन है कि आप दे भी दोगे क्योंकि इतने से तो हर कोई वाकिफ रहता है ना। ठीक है, तो समय तो आपका समाप्त हो चुका है। इसका सही जवाब है आपका कपास, कॉटन। रीजन बीइंग क्योंकि धान को निर्वाह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था और गेहूं को भी, लेकिन कपास खुद के प्रयोग लिए नहीं किया जाता था, व्यापार के लिए किया जाता था कपास का उत्पादन, इसीलिए इसको नगद फसल कैश क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। What type of economy was there in the whole of Eastern India under British colonial rule? And your option are महालवारी, ऑप्शन बी जमींदारी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। समय शुरू होता है आपका।
ठीक है, समय आपका समाप्त होता हुआ और 15वें का सही जवाब है आपका जमींदारी। तो जमींदारी के दौरान समस्त पूरी भारत में इस प्रकार की अवस्था थी, मतलब किसान अपना कार्य तो करते थे, कृषि करते थे, लेकिन जो जमींदार थे वो उन पे बहुत हुक्म चलाते थे, अपनी मनमर्जी का कार्य करवाते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या था? What was the most important input in traditional technology? And your option are पूंजी कैपिटल, बी बीज सीड, सी श्रम लेबर, या फिर डी उर्वरक फर्टिलाइजर। समय शुरू होता है आपका। ठीक है, समय आपका समाप्त होता हुआ। इसका सही जवाब है आपका श्रम यानी कि लेबर। तो लेबर ही वो सबसे पारंपरिक और पुरानी तकनीक है, क्योंकि बिना श्रमिक के कोई भी कार्य असंभव है। आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो श्रमिक का होना अनिवार्य है। तो कोई भी काम करवाने के लिए सबसे पहले श्रमिक पर ध्यान दिया जाता, पूंजी बाद में आई, मशीनों का इस्तेमाल बाद में किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय अर्थव्यवस्था है इंडियन इकोनॉमी इज, और आपके ऑप्शन है बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी, बी खुली हुई अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी, सी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल इकोनॉमी, या फिर डी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था रीजनल इकोनॉमी। समय शुरू होता है आपका अब। ये जानना चाहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। ठीक है, समय समाप्त होता हुआ। तो बहुत सरल है, भारतीय अर्थव्यवस्था खुली हुई अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कारण इसका ये है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था केवल अपने देश के एक क्षेत्र में सीमित रह के नहीं रही, ये वैश्विक हो गई। वैश्विक का मतलब हो गया कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल लेवल पर अपने व्यापार को बढ़ा रही है। मतलब वो भारत के अंदर तो व्यापार करती ही करती है, साथ में भारत के अलावा अन्य देशों से भी व्यापार करती है। यानी कि बाहरी बाजार के लिए खुली है कि कोई भी व्यक्ति भारत में आकर के बाजार कर सकता है, या भारत का व्यक्ति बाहर में जाकर के व्यापार कर सकता है। तो इसलिए इसको खुली हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1947-48 में व्यापार संतुलन था, यानी कि जब हमारा देश आजाद होता तब की बात पूछी जा रही है आपसे। द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन 1947-48 was, and your option are 17 करोड़, ऑप्शन बी 14 करोड़, ऑप्शन सी 15 करोड़, या फिर ऑप्शन डी 21 करोड़। समय शुरू होता है आपका अब। ठीक है, समय आपका समाप्त होता हुआ। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी 14 करोड़। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देश की स्वाधीनता के समय कृषकों का शोषण किया जा रहा था। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री द फार्मर्स वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। ऑप्शन ए जनता द्वारा बाय द पब्लिक, ऑप्शन बी व्यापारियों द्वारा बाय मर्चेंट्स, ऑप्शन सी अध्यापकों द्वारा बाय टीचर्स, या फिर ऑप्शन डी जमींदारों द्वारा बाय लैंडलॉर्ड्स। और आपका समय शुरू होता है अब। यहाँ पर कृषकों का शोषण जिसके द्वारा किया जा रहा था ना, ये उसका बारे में आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, समय आपका समाप्त होता होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जनता तो खुद अपना शोषण करेगी नहीं, क्योंकि जनता में भी खुद कृषक होते थे। व्यापारी भी नहीं करते थे, क्योंकि व्यापार को तो व्यापारियों को अपने व्यापार से मतलब होता था। अध्यापक तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो फिर कौन कृषक पे यानी कि फार्मर पर अपना दबाव डालते थे, शोषण करते थे? तो वो जमींदार लोग हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जमींदारों द्वारा। ठीक है, चलते हैं इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। स्वेज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था। When was the Suez Canal opened for transport? आपके ऑप्शन है 1869, बी 1870, ऑप्शन सी 1901, या फिर ऑप्शन डी 1853। समय शुरू होता है आपका। ठीक है, समय आपका समाप्त होता हुआ। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए 1869। तो आपका ये स्वेज नहर किस लिए खोला गया था? तो स्वेज नहर इसलिए खोला गया था ताकि जो जहाज है
उसकी सहायता से एक जगह से दूसरी जगह अपने माल को पहुंचाया जा सके और अपना जो व्यापार है वो सरल तरीके से आसानी से चलाया जा सके। तो इस तरीके से स्वेज नहर परिवहन के लिए खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा 1869 में। सो इस प्रकार से आपके सारे सवाल हो चुके हैं, 20 के 20 आपने कर चुके हैं, और जिसने 20 में से 17, यानी कि मैं हमेशा कहता हूँ 80% से अगर आप ज्यादा ला रहे हो, वेल डन, वेरी गुड, सही दिशा में जा रहे हो, और इसमें कोई भी चांस नहीं है ऐसा कि आप पेपर में इससे ज्यादा नहीं लाओगे। फुल गारंटी है कि आप पेपर में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आके टेस्ट दिया, अपने आप को जाना कि आपको और कितनी मेहनत करने की नीड है और कितना आप सही राह पर जा रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि नई नई जो क्वेश्चन हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे आपको करनी है और किन किन चीजों पर ज्यादा ध्यान आपको देने की अभी जरूरत है। ठीक है, सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।